विकी बिल्कुल वैसा ही करने लगा जैसा कि रिया उससे चाह रही थी, और तभी उसने बेचैन होते हुए कहा, आई लव यू, आई लव यू सो मच समीर। मैं सच में तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। ये सुनते ही विकी अचानक से रुक गया, और उसके ऐसे रुक जाने से रिया को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। उसने तुरंत रिया से पूछा, क्या क्या कहा आपने? रिया ने जवाब दिया, मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। रिया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी विकी ने सुना है, दरअसल वो कहा तो रिया ने, लेकिन उस रिया ने नहीं जिससे कि उसकी शादी हुई है, बल्कि उस रिया ने जिसने ये शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि वो उस इंसान के जरिए हमेशा समीर को अपने करीब महसूस कर सके। लेकिन विकी ने उसकी इस बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि जब रिया ने आई लव यू समीर कहा था, तब रिया के होंठ विकी के कान के पास ही थे, और उसने एक एक शब्द साफ साफ सुना था। विकी तुरंत बिस्तर से उठ गया और गुस्से में कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रिया ने बहुत ही अनजान बनते हुए कहा, किस बारे में? विकी ने इस बार अपनी शर्ट फर्श पर से उठाई और उसे खींचते हुए पहनने लगा, और रिया ने फिर कहा, किस बारे में नहीं बताया आपको? यही समीर के बारे में, जिसका नाम आप अभी ले रही थी। ये सुनते ही रिया शॉक्ड हो गई और विकी की तरफ देखते हुए बोली, मैं किसी समीर को नहीं जानती हूँ। विकी को लगने लगा कि रिया नाटक कर रही है, और वो उसके पास जाते हुए उसके दोनों कंधों को अपने हाथों से दबोचते हुए बोला, मैंने शादी से पहले भी कहा था कि अगर मुझे कुछ भी बताना है तो आप मुझसे बेझिझक कह सकती हैं, लेकिन आपने नहीं बताया, और आज इस मौके पर आप उस इंसान की कल्पना मेरी जगह पर कर रही हैं। रिया की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए और उसने कहा, ये आप क्या बात कर रहे हैं विकी? मैं सच में किसी समीर को नहीं जानती। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मेरी लाइफ में आपसे पहले कभी कोई नहीं रहा। मैंने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया। आप विकी से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, और उसने अभी तक जिस धैर्य से रिया के कंधे को पकड़ा था, उसे जोर से धक्का देते हुए कहा, बस, मैं अब और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते हुए विकी कमरे से बाहर निकल गया। रिया उसके पीछे पीछे गई ताकि उसे रोक सके। विकी, विकी प्लीज मेरी बात तो सुनो। लेकिन तब तक विकी दरवाजा बंद करते हुए निकल चुका था, और रिया के शरीर पर आधे कपड़े नहीं थे, इसलिए वो वहां से बाहर नहीं निकल पाई। रिया उसी दरवाजे पर अपनी पीठ टिकाते हुए नीचे बैठ गई और रोने लगी। खुद से बातें करते हुए कहने लगी, मैं किसी समीर को नहीं जानती हूँ। आखिर कौन है ये समीर? क्यों बार बार लोग मेरा नाम इसके साथ जोड़ देते हैं? उस दिन पापा ने भी कहा, आज विकी ने भी। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों होता है? मैं विकी से बहुत प्यार करती हूँ। आज शादी के बाद वो पहली बार मेरे इतने करीब था, और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सारी बातें खुद से करते हुए रिया जोर जोर से रोने लगी। विकी भाग कर छत पर आ गया, और तभी वहां पर किसी के आने की आहट हुई। वो आहट को बखूबी पहचानता था, इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगभग 45 साल की बहुत ही खूबसूरत एलीट क्लास की एक औरत ठीक उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने नीले रंग की कॉटन की साड़ी पहनी थी और कॉलर वाला ब्लाउज, कंधे पर एक क्रीम कलर का पश्मीना शॉल लिया हुआ था। औरत और कोई नहीं बल्कि विकी की माँ यानी कि यामिनी थी। वो विकी की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? रिया से नाराज हो या खुद से? विकी पहले ही बहुत उदास था, और जब माँ की तरफ से ये सवाल आया तो उसका दिल भर आया, और उसने उसे उदासी के साथ जवाब दिया, पता नहीं माँ, मैंने जो किया है वो ठीक नहीं किया। यामिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोली, रिया एक बहुत अच्छी लड़की है विकी, तुम्हें उसके साथ जिंदगी शुरू करने का मौका मिला है। इस मौके को ऐसे ही मत जाने दो। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें खुश रखेगी, और तुम भी उसके साथ खुश रहोगे। विकी ने अपनी गर्दन उठाई और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। मैं जो हूं वही रहूंगा। मैंने आपके कहने पर खुद को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बदल पाया। ये सुनते ही अचानक से यामिनी इधर उधर देखने लगी। शायद विकी जिस बारे में बात कर रहा था वो बात कोई बहुत सीक्रेट बात थी। इससे पहले कि विकी अपने मन की बात आगे कर पाता, उसे यामिनी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम ये सब क्या कह रहे हो विकी? हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, और मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। क्या बात कर चुके हैं माँ? आपने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। आपने हमेशा वही किया जो आपको ठीक लगा, और रिया से मेरी शादी का फैसला भी आपका ही था, और आज आपकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। शिकायत करते हुए विकी का गला रुंधने लगा, और कहते कहते वो अचानक से चुप हो गया। उसकी हालत देखते हुए यामिनी भी इमोशनल हो गई, और जो अभी तक गुस्से से अपने बेटे से बात कर रही थी उसकी आवाज में नरमी आई और बहुत प्यार से बोली, ऐसा नहीं है विकी,
मैंने हमेशा से यही चाहा है कि मेरा बच्चा खुश रहे। एक बच्चे की खुशी माँ बाप के लिए जरूरी होती है और कुछ भी नहीं। काश ऐसा होता माँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी बात कह रही हैं आप, उन बातों को आप खुद भी मीन नहीं करती। आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे जबरदस्ती इस बंधन में बांध दिया। विकी के मुंह से लगातार ये सब शिकायतें सुनते हुए यामिनी के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, जो तुम चाहते थे वो बहुत गलत था। जो तुम चाह रहे हो मैं कभी नहीं होने दूंगी। हमें समाज में रहना है तो इस समाज के नियम कानून को मानना पड़ेगा, और ये समाज वो कभी स्वीकार नहीं करेगा जो तुम उनसे करवाना चाहते हो। तुम्हें अकेला रह लेता माँ, कम से कम इसमें रिया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती ना। विकी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। यामिनी ने विकी को संभालने की कोशिश की और बोली, विकी कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है बेटा। अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ कि रिया को लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तुम दोनों साथ में वक्त बिताओगे तो एक दूसरे को अच्छे से जान पाओगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ। आपको पता है ना, आप जितनी आसानी से ये बातें कह देती हैं, मेरे लिए उसे करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि मैं आखिर कैसी दोहरी जिंदगी जी रहा हूँ। यहाँ पर सबको मुझसे उम्मीदें हैं, लेकिन मैं किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि कोई मुझे समझे। लेकिन ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, और आज से नहीं बचपन से करता हूँ। लेकिन आपने ना ही मुझे समझने की कोशिश की और ना ही हमारे प्यार को। ये सब सुनते ही यामिनी एक बार फिर डर गई और अपनी चारों तरफ देखने लगी कि कहीं कोई आसपास उन दोनों की बातें तो नहीं सुन रहा। जब यामिनी को तसल्ली हो गई कि आसपास कोई नहीं है, तो वो बहुत धीरे से बोली, विकी मैं आज की बात तुम्हारे और तुम्हारी उस सो कॉल्ड प्यार के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम रिया को लेकर हनीमून के लिए जाओ। यामिनी ने ये सारी बातें विकी से ऐसे कही थी जैसे कि वो कोई ऑर्डर दे रही है, और उसके बाद वो वहां से जाने लगी। लेकिन तभी विकी ने अपनी माँ की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। यामिनी जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने उसके बेटे का रोता हुआ चेहरा था। उसके चेहरे को देखकर एक बार के लिए यामिनी का दिल पिघल गया, लेकिन वो जानती थी कि वो जो कर रही है सही कर रही है। उसका एक बार मन किया कि वो विकी को जाकर गले से लगा ले, लेकिन फिर अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए बोली, एक बार अपने जीवन को अलग तरह से देखने की कोशिश करो विकी। विकी ने अपना सर नामे हिलाया और बोला, मैंने आज तक सिर्फ उसी से प्यार किया है और उसी से करूंगा। कबीर मेरा सब कुछ है। मैं चाह कर भी और किसी का नहीं हो सकता। मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता हूँ माँ, और रिया से तो बिल्कुल भी नहीं। ये सारी बातें सुनते ही एक बार फिर से यामिनी के चेहरे पर गुस्सा उतर आया और उसने विकी के पास जाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि इस इंसान का नाम लेना बंद कर दो। तुम जो कह रहे हो वो हम लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है विकी। तुम्हारे लिए रिया ही ठीक लड़की है। रिया से मैंने शादी की क्योंकि ऐसा आप चाहती थी। आप चाहती थी कि पूरी दुनिया से आप मेरी पहचान छुपाएं। ये आपकी जिद थी कि अगर मेरे साथ कोई लड़की रहेगी तो लोगों को मुझ पर शक नहीं होगा, लेकिन इससे आप मेरी पहचान दुनिया के सामने तो बदल सकती हैं, पर मेरा क्या? मैं तो वही हूं और कभी खुद को नहीं बदल सकता। तो बदलना पड़ेगा, और मैं ये बात तुम्हें बार बार नहीं समझाऊंगी। और हाँ, इस बात का पता रिया को नहीं चलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ बिल्कुल वैसे रहो जैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ रहता है। तुम दोनों के बीच सब कुछ वैसा ही नॉर्मल होना चाहिए विकी। ये कहते हुए यामिनी ने अपने शॉल का किनारा विकी के हाथ से छुड़ाया और अपने दिल पर पत्थर रखते हुए वहां से चली गई। और विकी, जिसे अब आगे का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो वहीं पर परेशान होकर बैठ गया। यामिनी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने कमरे में चली गई, लेकिन रिया छत के दरवाजे के पीछे खड़ी रह गई। वो थोड़ी देर के बाद कपड़े बदलकर विकी को ढूंढने आई थी, लेकिन उसने कुछ बातें सुन ली। रिया के कदम अचानक से वहीं जम गए और वो सोचने लगी, विकी की जिंदगी में कोई और है, वो किसी और से प्यार करता है, और अगर ऐसा है तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? अगली सुबह रिया रात भर सोई नहीं थी और बिस्तर में अपनी आंखें खोले वही सब सोच रही थी जो कल रात उसने छत पर सुना था। तभी उसे किसी के आने की आहट हुई। विकी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया और देखा कि रिया अभी तक सो रही है। रिया का चेहरा दूसरी तरफ था, इस वजह से उसे पता नहीं चल पाया कि रिया दरअसल रात भर से सोई नहीं है। उसने देखा कि कमरे की खिड़की की धूप सीधा उसके बिस्तर पर आ रही है
इसलिए वो खिड़की के पास गया और पर्दा लगा दिया। लेकिन जैसे ही रिया के चेहरे की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि रिया की आंखें खुली हैं। उसकी आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो रात भर नहीं सोई और रोती रही। उसे देखकर विकी डर गया और बोला, आप इतनी सुबह जाग गए, क्या फिर रात भर सोई नहीं? विकी का सवाल सुनते ही रिया अपने बिस्तर से उठकर बैठी और बोली, नींद नहीं आई। विकी ने बहुत ही अफसोस जताते हुए कहा, हो सके तो कल रात के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। रिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी विकी ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, माँ चाहती है कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाएं। उन्होंने हमारे जाने का इंतजाम भी कर दिया है। आज दोपहर में हमारी 2 बजे की फ्लाइट है और स्विट्जरलैंड का टिकट है। अगर आपका मन हो तो हम चल सकते हैं। बेटी ने यह सब बहुत ही बेमन से कहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की चाहत पूरी करना चाहता था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। रिया से शादी के बाद अब वो उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी और विकी की असली पहचान छुपाने का एक जरिया। रिया ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, आप क्या चाहते हैं? यह सुनते ही विकी को ऐसा लगा जैसे कि यह सवाल उससे पहली बार पूछा गया है कि वो क्या चाहता है। अगर उससे पहले ही ये पूछा जाता तो आज वो जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा होता। रिया की यह बात उसके दिल को छू गई और उसने बहुत ही प्यार से कहा, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। आपके लिए भी आउटिंग हो जाएगी और मेरे लिए भी। रिया ने अपना सर हाँ में हिलाया और जाने की तैयारी करने लगी। अगले दिन सुबह वो लोग स्विट्जरलैंड पहुंच गए। रिया और विकी एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं थे। कल रात जो कुछ भी रिया ने सुना था वो सब उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे पूछे। और यही वजह थी कि रिया ने स्विट्जरलैंड आने के लिए हामी भर दी थी, क्योंकि वो इस बारे में बात करने के लिए हिम्मत जुटाना चाहती थी। विकी ने होटल में अपना सारा सामान रखा और फ्रेश होकर बाथरूम से निकल गया। वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हुआ और उसने अपने जूते पहनते हुए कहा, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा, फिर हम ग्लेशियर पैराडाइज जाएंगे। वहां जाकर आपको अच्छा लगेगा। रिया को अभी भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि वो अभी कहाँ जा रहा है, क्योंकि इस रिया की तो यही पर्सनालिटी थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, जो कि रिया की दूसरी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती थी। ये कहता हुआ विकी वहां से चला गया और रिया अपने कमरे में रह गई। वो विकी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसे देखने के लिए, या यूं कहें कि उसकी एक झलक पाने के लिए, वो बालकनी के पास जाकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उसने अपनी होटल की बालकनी से नीचे देखा, उसके होश उड़ गए। विकी किसी लड़के के बहुत करीब खड़ा था। उसने पहले उसे देखा, फिर उसे हाथ मिलाया और अगले ही पल उसके गले लग गया। रिया को उन दोनों को देखकर बहुत ही अजीब लगा। विकी ने गले मिलते हुए उस लड़के से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे बिना इतने दिन रहना कितना मुश्किल था।